आपकी अपनी क्लास केमिस्ट्री टेस्ट में और मैं हूं आपके साथ अनिल शर्मा। बच्चों, आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। जनरली बच्चों को ये टॉपिक काफी ज्यादा परेशान करने वाला होता है, लेकिन उसी के साथ में ये टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये सबसे पहले 9th क्लास में आता है, फिर उसके बाद 11th क्लास में आता है, लेकिन 12th क्लास में इसकी एप्लीकेशंस फिर से जाती हैं। ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि क्यों ना इस टॉपिक को थोड़ा इजी वे में समझा जाए ताकि हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर सकें और हमें थोड़ी केमिस्ट्री आसान दिखना शुरू हो जाए। मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस पूरी केमिस्ट्री में लगती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बिना मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जनरली बच्चे नहीं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते और ये पहला ही चैप्टर होता है 11th क्लास में, और पहला ही चैप्टर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप केमिस्ट्री से भी थोड़ा दूर भागने लगते हो। तो आज की शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसे कि अपने डेली लाइफ के अंदर सोचो थोड़ा सा। आप लोग मार्केट गए हो और मार्केट में जब आप गए हो तो आपने कोई सामान लेकर के आए हो। अब सामान फॉर एग्जांपल मार्केट में कैसे मिलते हैं, तो आप लोग मार्केट में गए हो तो आप लोग कोई भी चीज लेकर के आए 1 डजन, क्लियर, 1 डजन आप लोग लेके आए, जिसका मतलब क्या होता है 12। तो 1 डजन का मीनिंग सपोज करो आप लोगों के लिए कितना है यहाँ पे 12। अब आप लोग 1 डजन पेन लेकर के आए, तो 1 डजन पेन का मतलब कितने पेन लेके आओगे आप मार्केट से 12। 1 डजन एरोप्लेन सोचो कितने होंगे 12। 1 डजन टेबल कितने होंगे 12। सोचने वाली बात है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि 1 डजन का मीनिंग 12 क्यों होता है। ठीक है, ना हमने कभी घर वालों से पूछा क्योंकि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, हमें बस ये बताया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डजन का मीनिंग 12 है। 12 कोई भी चीज हो सकती है। सो हम लोग यहां बोलेंगे क्या, irrespective of nature of thing, कोई भी चीज वो हो सकती है। तो सपोज करो हमारा फोकस केवल किस चीज के ऊपर होता है, इस 12 के ऊपर। वो कोई भी चीज हो सकती है। थिंग से कहने का मतलब यहां पे है, हो सकता है कि वो पेन हो सकता है वो टेबल हो सकता है वो चेयर हो सकता है वो एप्पल। ठीक, हम लोग जब मार्केट जाएंगे तो 1 डजन में ये सारी चीजें बराबर क्वांटिटी में लेके आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोकस किस पे रखना है, चीजों के ऊपर फोकस नहीं रखना है, ना हम रखते, हमें मतलब केवल किस चीज से होना चाहिए 1 डजन इज इक्वल टू 12। और 12 केवल क्या है, यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा नंबर दे रखा है। ठीक है, चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये वो चीजें हुई जो बड़ी क्वांटिटीज में है, जो बड़ी दिखती हैं हमें। अब सपोज करो हम लोग केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोगों से कोई बोले कि भैया जरा 1 डजन मॉलिक्यूल्स देना कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आप लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हवा में से निकालोगे 1 2 3? नहीं निकाल सकते। सोचने वाली बात है। कॉन्सेप्ट्स हमारे अपने होते हैं, कैसे हम लोग उनको याद रख सकें। ठीक है, तो सोचो कि हम लोग 1 डजन इक्वल टू 12 CO2 के मॉलिक्यूल्स नहीं दे सकते, और जब नहीं दे सकते तो सोचो एक छोटी क्वांटिटी बनाएंगे जैसे कि मोल। क्लियर, तो जैसे यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डजन का मीनिंग सिंपल 12 है, ऐसे ही साइंटिस्टों ने एक बहुत छोटी क्वांटिटी बनाई 1 मोल, और 1 मोल की उन्होंने वैल्यू रखी दैट इज 6.023 into 10 to the power 23। क्लियर, इस जगह पे फिलहाल हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि ये 1 मोल का मतलब 6.023 to 10 to the power 23 क्यों आया। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट की बात करनी है। ठीक है, वो हम लोग किसी और दूसरी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो सोचिए कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर ओनली,
और इसके आगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की, रिलेट करो इन दोनों को आपस में। ये हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल है, ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स डेली लाइफ से ही आते हैं। तो सपोज करो इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर? यहां पे ये 6.023 × 10⁻23 भी एक नंबर है, क्लियर? अब सपोज करो कि यहां पे हम लोगों ने पार्टिकल की जो बात की है, तो केमिस्ट्री में वो पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो एटम्स हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि वो आयंस हो, और आयंस में दोनों आ सकते हैं, कैटायन और एनायन। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 मोल अगर इनमें से कोई भी चीजें यूज करेंगे, कोई भी पार्टिकल को यूज करेंगे, तो उसका नंबर कितना होगा? 6.023 × 10⁻23, सेम एज इफ वी से 1 डजन पेन, तो आप लोग कितनी क्वांटिटी लेके आओगे? 12। 1 डजन टेबल, तो कितनी क्वांटिटी? 12। सेम 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना लेकर के आओगे? दिस वन। 1 मोल एटम, तो कितना क्वांटिटी लेकर के आओगे? दिस मच, क्लियर? तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहां बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 1 मोल, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को, तो 1 मोल का मीनिंग कितना है? 6.023 × 10⁻23, तो 6.023 × 10⁻23, तो आगे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने H2O बोल दिया, तो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मोल का मीनिंग क्या है? 1 मोल ये है 6.023 × 10⁻23, तो क्या लेंगे? H2O मॉलिक्यूल, ठीक? इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है, डे टू डे लाइफ से हम लोगों ने क्या रिलेट किया अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि 1 डजन मींस 12 irrespective of the nature of the thing. Same like this one, the 1 mole is equal to 6.023 × 10⁻23 irrespective of nature of the particle. तो इस पूरे डिस्कशन से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकला, that is what? 1 mole is equal to 6.023 × 10⁻23 particles. तो बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज कंप्लीट कर ली है। आगे चलकर हम लोग बात करते हैं मोलर मास के ऊपर, ठीक है? हम लोग एक कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं, दूसरी बात है मोलर मास। अब ये चीज सोचो कि हमें यहाँ पे मास का मतलब तो पता है, लेकिन हमें मोलर वर्ड अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा पहले मोलर को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा मोलर, ठीक है? फिर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 2 मोलर, तो यहाँ पे मोलर वर्ड जो यूज हुआ है वो कितने के लिए यूज हुआ है? फॉर 1 मोल। यहाँ पे 2 मोलर जो वर्ड यूज हुआ है वो कितने के लिए यूज हुआ है? फॉर 2 मोल, ठीक? सेम। अब सपोज करो जब मोलर वर्ड कितने के लिए, कितने को इंडिकेट कर रहा है? 1 मोल। तो मोलर मास, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे इसको? मास ऑफ 1 मोल। तो हम लोग यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, दैट इज मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज मोलर मास, ठीक? यानी कि 1 मोल का जो भी मास होगा वो मोलर मास कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसकी हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यूनिट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिट की हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल जब हर चीज हम लोग 1 मोल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग यूनिट कैसे डिजाइन करेंगे उसकी, ठीक है? रटने वाली बात नहीं, सोचते हैं, ठीक है? अच्छा, हम लोग जब कभी भी मार्केट में जाते हैं तो हर चीज का हम लोग एक प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मिठाई की दुकान पे गए, तो मिठाई की दुकान पे जो रेट लिखे होते हैं वो कैसे लिखे होते हैं? 120 रुपीज पर kg लिखे होते हैं, नहीं लिखे होते? तो इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं, 320 रुपीज पर kg।
इस चीज से आप लोग क्या एक मतलब निकाल रहे हो, सोचो। तो फॉर एग्जांपल 1 kg का जो भी अमाउंट है वो कितना है यहाँ पे 120। 1 kg का जो भी अमाउंट है वो कितना है 320। इसका मतलब अगर कोई भी चीज 1 पे कैलकुलेट की जा रही है तो वो चीज हम लोग हमेशा डिवाइड में रखते हैं, ठीक है, और अमाउंट ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। सेम हम लोग कितने मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं मास को, इसको इससे रिलेट करके देखो फिर। तो फॉर एग्जांपल मास ऑफ 1 मोल, प्राइस ऑफ 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg, तो प्राइस ऊपर केजी नीचे। तो सेम यूनिट क्या होगी यहाँ पे, मास को हम लोग किसमें यूनिट को मेजर करते हैं जनरली, ग्राम के अंदर, किलोग्राम में नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि 1 किलो हमें क्या दे दो, CO2 दे दो। तो यहाँ पे बात आती है ग्राम पर मोल। अब सपोज करो 1 मोल का जो भी मास होगा वो मोलर मास होगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ होप सो समझ में आया हो, ठीक है। रिलेट करो चीजों को, ऑब्जर्व करो, कॉन्सेप्ट्स आपके अपने हैं, ठीक है, आपको याद रखने हैं। ये तो बुक में दे ही रखा है, लेकिन आप लोग उसको रिलेट कैसे करोगे याद रखने के लिए। और याद रखने के लिए हम लोग ना हमेशा डेली लाइफ का ही सहारा लेते हैं कि हम लोग कैसे चीजों को रिलेट कर सकें। मैंने तो ऐसे ही याद किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब सपोज करो मोलर मास 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। मोलर मास 2 टाइप का होता है। तो टाइप कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग मोलर मास को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम में। नॉर्मल सी बात है, जब मोलर मास हम लोग बोल रहे हैं तो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट कर किस में रहे, ग्राम में, ठीक है। तो फर्स्ट होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब सोचो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका मतलब एटॉमिक मास, whatever is the atomic mass, if it is represented in gram, so atomic mass in gram will represent the molar mass of that atom. For example, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल ले लें, that is, अब देखो एग्जांपल लिखने के तरीके कितने, हम लोगों को केवल चीजों को डिफाइन करना है, चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मोलर मास ऑफ सोडियम। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। मोलर मास उसने लिख करके दिया है आपको, मोलर मास ऑफ सोडियम। तो आपको जब पता है मोलर मास उसने पहले ही लिख दिया है, इसका मतलब वो 1 मोल पे ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल क्या, 23 ग्राम, क्लियर। और क्वेश्चंस में हो सकता है कि वो आपको ऐसे भी दे के रखे, सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल, लेकिन यहां पे उसने आपको बताया नहीं है कि वो क्या दे रखा है, मोलर मास, ठीक है। तो आपको खुद से उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें जो दे रखा है वो मोलर मास है या नहीं। तो हमें यहां पे किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट के ऊपर। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपको यूनिट्स को ध्यान रखना है। और वो कैसे ध्यान में रख पाएंगे हम लोग, जब हम लोग इन वर्ड्स को लगातार दिमाग के अंदर रिपीट करते रहेंगे, तो हमारा फोकस बना रहेगा, ठीक है। तो सपोज करो हम लोगों को जब अगर ऐसे लिख करके क्वेश्चन में दिया गया है तो हमें पता है 23 ग्राम मास है, लेकिन अगर हमें सिंपल ऐसे दे दिया गया Na is equal to 23 ग्राम पर मोल, तो हमें खुद से यूनिट देख करके आइडिया लगाना है कि ये मोलर मास है या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ में दूसरा जो पार्ट आता है वो दूसरा क्या आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करेंगे, जरा सोचो दिमाग के अंदर। तो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूल का ही होगा, नॉर्मल सी बात है। किसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक। तो मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन वो किसका हिस्सा है, मोलर मास का। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें यहाँ पे मोलर मास ऑफ CO2, क्लियर।
तो वो कितना होगा सोचो, तो यहाँ पे CO2 का मोलर मास होगा 44 ग्राम। क्लियर? अब अगर उसने CO2 लिख करके सिंपल दे दिया 44 ग्राम पर मोल, तो सोचो आइडिया आपको खुद से लगाना है कि यहां पे दो चीजें दे रखी हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर उसने मोल भी दे दिया कि एक ही मोल है आपके पास में, और आपको उस मोल का मास भी दे दिया। तो इनडायरेक्टली उसने बताया नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या दे दिया यहाँ पे, मोलर मास। तो जब सारी चीजें हम लोग 1 मोल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आई बात, तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 1 मोल में जब इतने पार्टिकल्स हैं तो 1 मोल का ही तो मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 मोल का जो भी मास होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर मास के। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, सोचो थोड़ा सा, कि 1 मोल का जो भी मास है वो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मोलर मास। क्लियर? मोलर मास। ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला, और जो रिजल्ट निकलेगा फिर हम लोग बाद में सिर्फ इस चीज को हमेशा एज ए फॉर्मूला तुम लोग बोल सकते हो, हम लोग याद रखने वाले हैं। ठीक है? तो इन सब चीजों को कॉपी पहले नोट कर लेना, और बाद में लास्ट में ये हमारा रिजल्ट रहेगा। ठीक है? तो सोचो कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, पहला पॉइंट। 1 मोल का जो भी मास है वो क्या बोला जा रहा है, मोलर मास। तो जब A is equal to B, A is equal to C, तो B और C तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से और भी समझाता हूं। ठीक है? लेकिन उससे पहले मोलर मास कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया। एक हो गया ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा कौन सा हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। और क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, किसी भी फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। और यही सबसे खास बात है कि मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग फॉर्मूले ना यूज करें तो वो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है और बहुत मजेदार भी हो जाता है। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करो। मैं इसको हटा देता हूं। अब सपोज करो जो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? सपोज हम लोग मार्केट गए और मार्केट से हम लोग 1 डजन एप्पल लेकर के आए। 1 डजन क्या लेकर के आए, एप्पल लेकर के आए। तो 1 डजन एप्पल का जो भी कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल 120 रुपए। ठीक है? तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि 1 डजन एप्पल का कॉस्ट कितना हुआ, 120 रुपए। इसको और कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो सपोज करो कि 1 डजन में कितने एप्पल आए, 12 एप्पल। ठीक है? 12 एप्पल आए। तो जब 1 डजन एप्पल का कॉस्ट कितना है, तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 12 एप्पल का कॉस्ट भी 120 है। सपोज करो सेम ऐसे ही हम लोग इसको भी रिलेट करेंगे। कैसे कि 1 मोल का जो भी मास है वो क्या है, मोलर मास। तो 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका भी मास कितना होगा, मोलर मास होगा। आप इन दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हो, तो आप लोग इतने पार्टिकल्स को मोलर मास के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब ये चीजें दिमाग में अच्छे से घुसा लेना, क्योंकि ये चीजें ही आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है? चलिए ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर और। फॉर एग्जांपल मोलर वॉल्यूम। क्लियर? अब सपोज करो आप लोग समझ गए होंगे मोलर मींस व्हाट, 1 मोल, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। सो हाउ वी विल डिफाइन इट, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। तो सोचो कि हम लोग जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मोल के लिए, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए जो भी वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मोलर वॉल्यूम। क्लियर? मोलर वॉल्यूम बोला जाएगा। अब सपोज करो अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम
वॉल्यूम जो गैस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो वेरी करता है चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में, ठीक है। सो फॉर गैसेस ध्यान रखना, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर वॉल्यूम। तो मोल्स कितने होंगे, 1 मोल, ठीक है। तो सपोज करो कि वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है 1 मोल गैस के लिए, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखना, मोलर वॉल्यूम ऑलवेज कैलकुलेटेड एट व्हाट, एसटीपी। किसके लिए, एट एसटीपी पे हमेशा क्या कैलकुलेट किया जाएगा, मोलर वॉल्यूम। किसके लिए किया जाएगा, गैसेस के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब ये कैलकुलेट किया गया मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी पे, तो वो कितना निकल के आया, ठीक है। किसी भी गैस कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑलवेज कैलकुलेटेड एट एसटीपी फॉर एनी गैस, ठीक है। और एक और चीज, फॉर गैस मोलर वॉल्यूम जनरली कम्स आउट 22.4 लीटर, तो ये कितना वॉल्यूम आएगा। सो जो आप लोगों ने बोल दिया मोलर वॉल्यूम, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। 22.4 लीटर कितने पे, एट एसटीपी। ये फिक्स है कि जो 22.4 लीटर होगा वो केवल एसटीपी पे होगा, ठीक है। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि एसटीपी क्या चीज है, तो एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वो कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, pressure should be 1 atm and temperature should be what, 0 degree centigrade, clear। for example अगर हम लोगों ने बोला मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP, तो सोचो ये अगर हमें डेटा दे रखा है तो हम लोग कितना वॉल्यूम प्लेस करेंगे, सो इट विल बी 22.4 लीटर। And same molar volume of, for example, ammonia, that is NH3 at STP, that will be also 22.4 liter। सबका क्या होगा, बराबर सब होगा। तो आप लोगों को अल्टीमेटली ये वाली टैगलाइन ध्यान रखनी है बस कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, इट मे बी ग्राम एटॉमिक मास और इट मे बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। And same 1 mole is equal to molar volume and same 1 mole is equal to 22.4 liter at STP, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में और देखेंगे कैसे हम लोग बिना फॉर्मूले को यूज किए हुए हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए।